नमस्कार। सवाल आज का देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केतनी। पश्चिम बंगाल की राजनीति इस वक्त एक बड़े भूचाल से गुजर रही है। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी में सामने आई बगावत ने सिर्फ ममता बनर्जी की राजनीतिक ताकत पर सवाल नहीं खड़े किए, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के समीकरण भी बदलने शुरू कर दिए हैं। आज इसी बड़े राजनीतिक संकट और बदलते समीकरणों पे होगी हमारी खास चर्चा। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर आशीष आंडा है, बीजेपी से नेता, और उनके साथ मौजूद है हमारे साथ कवालुद्दीन रजा साहब, कांग्रेस से प्रवक्ता, और डॉक्टर अभिषेक अलावत है हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सर, आप तीनों का धन्यवाद, शुक्रिया हमें समय देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर आशीष आंडा, आप बताइए कि क्या देख रहे हैं अब आने वाले समय के अंदर, क्या समीकरण बन रहे हैं, क्या बदलाव होंगे, क्या कुछ हो सकता है? जी सर। जी साहिल जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को बधाई दूंगा कि नरेंद्र मोदी जी अब तक के सबसे लंबे कार्यकाल को पार करने वाले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इसके लिए सभी के समर्थन और आशीर्वाद का बहुत बहुत आभार। दूसरी बात, अभी क्योंकि आज मुद्दा जो है टीएमसी को लेके है, ममता दीदी के भविष्य को लेके है, टीएमसी के वर्तमान और भविष्य के स्वरूप को लेके है, तो मैं कहूंगा कि ममता की निर्ममता के खिलाफ उनके अपनों की बगावत की कहानी है, और जो खुद सुनाई उनके अपने दबाए हुए नेताओं की जुबानी है। तो इसमें और किसी का मैं समझता हूं कोई रोल नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हर अति के बाद आता हमेशा अंत है, और जो सर चढ़ के नाचे कहते उसे घमंड है। तो हम सबने देखा कि किस तरह से टीएमसी के नेताओं के सर पे घमंड चढ़ के जो नाचा करता था, क्योंकि जब एक सीएम अपने राज्य में आने वाले राष्ट्रपति महोदया का जिस स्वागत नहीं करें, उनको अपना बोलते हैं जब अपना प्रोग्राम करने के लिए स्पेस नहीं दें, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को फेंसिंग करने के लिए स्पेस नहीं दें, और वहां के एक एमपी जो उनके खास अभिषेक जी हैं, उनके नेफ्यू हैं, वो होम मिनिस्टर को खुलेआम चुनौती दें, चेतावनी जारी करें, वो भी खुलेआम पब्लिक में, तो हम समझ सकते हैं क्या है स्वरूप टीएमसी का और क्या होने वाला है। मां माटी मानुष के नाम से और सिद्धांतों पे आई ये पार्टी अल्टीमेटली 3 एम थे, मां, माटी और मानुष, लेकिन ये तीनों एम को पलट के ममता दीदी वाले एम ने क्या कर दिया, मनी, मुल्ला और मुजाहिदीन, इन 3 एम पे पूरी अपनी पॉलिटिक्स को फोकस कर दिया, जिसका खंडन खुद कांग्रेस सुप्रीमो राहुल गांधी जी ने किया। लेकिन देखना आज ये होगा कि आज उन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता हमारे बीच में कमालुद्दीन साहब बैठे हैं, वो अपने नेता की बात का समर्थन करते हैं या अपने नेता की बात का समर्थन नहीं करते हैं। क्योंकि सच्चाई सिर्फ इतनी है कि जिस जनता ने सर पे बिठाया ममता दीदी को और टीएमसी को, उस जनता ने जब अपना सर झटकाया तो उसी ममता दीदी को नीचे पटका और धूल चटाया। इसमें और किसी का कोई लेना देना नहीं है। बाकी तो क्या है, आप जबरदस्ती किसी का नाम डालते रहो कि आप, इन्होंने हमारे लोग तोड़ दिए, उन्होंने हमारे लोग तोड़ दिए, ये सब चलता रहता है। लेकिन हमें ये भी जानना पड़ेगा कि जब हम कहें 7 में से 4 मेयर इस्तीफा दे दें, जब हम कहें कि आपकी पार्टी के 140 से ज्यादा पार्षद इस्तीफा दे दें, जब हम कहें कि आपके 80 में से 69 एमएलए बगावत करने पे उतारू हो जाएं, जब हम कहें आपके 28 में से 19 सांसद इस्तीफा दे दें, और जब हम कहें राज्यसभा में आपके 13 में से 3 सांसद इस्तीफा दे दें, और अगले कुछ दिनों में ये नंबर बढ़ने वाला है, तो सबको समझने के लिए पर्याप्त है कि टीएमसी का वर्चस्व नहीं, टीएमसी का अस्तित्व खतरे में है। इसीलिए तो अब कांग्रेस की तरफ से कहते हैं ना, चोर चोर मुसेरे भाई, तो अब कांग्रेस की तरफ से न्योता जा रहा है ममता दीदी को, आइए आपने अपने अलग स्वरूप में रह के बहुत ज्यादा गड़बड़े कर ली, थोड़ी गड़बड़े अब हमारे नीचे आके, हमारे साथ आके थोड़े से हमारे साथ भी गड़बड़े कीजिए, आइए आप कांग्रेस में शामिल हो जाइए। चोर चोर मुसेरे भाई इकट्ठे हो जाते हैं और मिलके भारत को लूटने का कोई नया षड्यंत्र हम शुरू करते हैं। इसीलिए आगे आगे जैसे डिबेट बढ़ेगी, मैं अपनी बात और आगे रखूंगा। अपनी भाई को विराम देता हूं। डॉक्टर आशीष आंडा जी, सर आप कुछ कह रहे थे कि बहुत ही सम्मान के साथ
मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मेरे सम्मानित साथियों को अपनी बात रखने का मेरे समर्थ अधिकार है। जी मैं बस इतना ही इल्तजा कर रहा था कि जब ये किसी पार्टी के सम्मानित साथी के मुंह पे उसके सामने ये कहेंगे कि आपको आपकी पार्टी में जाने के लिए सिर्फ एक सर्टिफिकेट चाहिए और वो है मूर्खता का सर्टिफिकेट, उचित नहीं है। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं कहा। बाकी दूसरी बात एक और समझिएगा, जब ऑपोजिशन वालों से मेरा सवाल है, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे टीएमसी के हो, मैंने इनसे एक सवाल किया था कि आपके सर्वोच्च नेता राहुल गांधी का यह बयान है कि भाजपा जो बंगाल में आ पाई उसकी वजह ममता दीदी का कुशासन है, उसकी वजह और कोई नहीं है। तो आप कम से कम अपने सर्वोच्च नेता की बात का तो मान कीजिए। इसके ऊपर इन्होंने एक शब्द नहीं कहा, ममता दीदी के कुशासन पे एक शब्द नहीं कहा। इसका मतलब क्या है, ये अपनी आइडियोलॉजी जानते ही नहीं है। अपने सर्वोच्च नेता के बयान से इनका बयान बिल्कुल ताल्लुक रखता ही नहीं है। दूसरी बात, जब ये ऑपोजिशन वाले कहते हैं कि भाई हमारे लोगों को डरा दिया गया, हमारे लोग जो थे वो जब छोड़ जाते हैं, वो कहते हैं जो भ्रष्ट थे, कहते हैं कभी उनको लोभ दे दिया गया, पैसे से खरीद लिया गया। तो मैं पूछना चाहता हूं, आपके नेता क्या डरपोक हैं जिनको डरा दिया? आपके लोग क्या लोभी हैं जिनको पैसा दे दिया गया? या आपके लोग क्या भ्रष्ट हैं जिनको ईडी सीबीआई से डर दिखा दिया गया? यानी ये खुद मानते हैं कि इनके नेता डरपोक, भ्रष्ट और लोभी हैं। ये बहुत ही ज्यादा जिसे बोलते हैं शर्मनाक स्थिति है। और जब ये बार बार बीजेपी को दोष देते हैं तो मैं कहूंगा, नहीं दिखते किसी को अभी भी टीएमसी में दरार, अगर नहीं दिखती किसी को अभी भी टीएमसी में दरार, क्योंकि उनके दिमाग की दीवारों पे चिपके हैं मोदी विरोध के इश्तेहार। तो एक ही चीज दिखाई देती है, सिर्फ कहीं भी कुछ मोदी ने करवा दिया, मोदी की वजह से हो गया। भाई क्लियर दिखाई दे रहा है कि टीएमसी की अंदरूनी फूट है। उनके नेता ये बोल रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस का एक जिसको कहेंगे ना युवराज के प्रति प्यार है बेसिर पैर का, वैसे ही ममता दीदी का भी उनके युवराज, उनके नेफ्यू के प्रति, अभिषेक के प्रति जो प्यार था, उससे टीएमसी के नेता सभी टूट टूट के भाग रहे हैं। इसमें बीजेपी का क्या लेना देना है, मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही है। और सबसे बड़ी बात, जब यहां पे यह बात क्लियर हो चुकी कि भाई ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत शानदार काम किया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया बैलेट बॉक्स गलत थे, ईवीएम लाके सही किया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, फिर बार बार उसी चर्चा को छेड़ना, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं इनकी मानसिक दरिद्रता को दर्शाता है कि हमारी छोड़ो, ये सुप्रीम कोर्ट तक की मानने को तैयार नहीं है, तो फिर इनको क्या करें? इनके नेताओं को फॉर्म तक भरना नहीं आता, और अगर फॉर्म में गलती निकल के आती है जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन इनको डिस्क्वालीफाई करता है, तो उसमें भी बीजेपी जिम्मेवार है। भाई बीजेपी ने गलत फॉर्म भरवा दिया क्या? बीजेपी से पूछ के फॉर्म भरे थे क्या? गलत फैक्ट्स लिखोगे, नॉन डिस्क्लोजर में बीजेपी का क्या लेना देना है? बहुत सिंपल सी बात है जो इनकी समझ में नहीं आ रही है। ठीक है सर। कवालुद्दीन जी, अब आपका समय है, अब आपको पूरा समय मिलेगा। डॉक्टर आशीष हांडा जी बिल्कुल बीच में नहीं बोलेंगे, ये आप उनसे सीख लीजिए। आप देखिए, भाजपा जो है ये बात मानती है, पर कांग्रेस से बात मानने को तैयार नहीं होती है, बीच में टोकना जरूरी होता है। सर अपना अपना पक्ष रखिए, आराम से पूरी बात समझ आएगी जनता को भी, और वैसे ही डॉक्टर आशीष हांडा भी रखेंगे अपनी पूरी बात समझ आएगी जनता को। डॉक्टर आशीष हांडा जी, बहुत से आरोप हैं, और मैं एक चीज आपसे ये भी ये कहूंगा, ठीक है कवालुद्दीन हो गया ना। और सर एनडीए का ज्यादातर जिस तरह से बढ़ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि आप संसद के अंदर कुछ अलग करने जा रहे हैं? यहां पे आपके दर्शक ये देख के बड़ा ही मैं कहूंगा अचंभित होंगे। आज की डिबेट से आपके दर्शकों का मनोरंजन खूब हुआ होगा, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि आज की डिबेट किसके ऊपर है? बंगाल के ऊपर, टीएमसी के ऊपर, ममता दीदी के ऊपर, कांग्रेस के ममता दीदी को न्योता दिए जाने के ऊपर। लेकिन इनमें से किसी भी एक भी बिंदु को 1 किलोमीटर दूर से भी छू के हमारे कांग्रेस के नेता नहीं गुजरे। साहिल जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप जिसको भी डिबेट पे बुलाएं ना, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आप उसको रूल्स ऑफ डिबेट बता के बुलाएं, ताकि दर्शकों का समय बर्बाद ना हो। खैर एनी, आप रखें पक्ष अपना। यहां पे क्या है, बंगाल की क्या परिस्थिति है उसके ऊपर चर्चा नहीं हुई। टीएमसी की ममता दीदी की क्या परिस्थिति है, किसकी वजह से है। सबसे बड़ी बात, मैंने 3 बार सवाल किया कि राहुल गांधी जी ने एक बार भी यह नहीं कहा कि इलेक्शन कमीशन की वजह से बीजेपी वेस्ट बंगाल में आ पाई। उन्होंने कहा ममता दीदी के कुशासन की वजह से बीजेपी वेस्ट बंगाल में आ पाई। इसके ऊपर कांग्रेस के प्रवक्ता को कुछ नहीं बोलना। उसके बाद हैरानी देखिएगा, कुछ आरोप लगाना विपक्षी पार्टियों का अधिकार है, मैं मानता हूं।
लेकिन जिन आरोपों का सुप्रीम कोर्ट खंडन कर चुका है, चाहे वो गोधरा कांड हो, चाहे वो बिल्किस बानो हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो ईवीएम हो, यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक फैसला आने के बाद दोबारा उन सवालों को खड़ा करना, ये कांग्रेस की मानसिक दरिद्रता दिखाता है, इसके अलावा कुछ नहीं। जब जी। ये सुनिए, जब ये कहते हैं कि भाई जो थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, इलेक्शन कमीशन ने करी, बीजेपी ने जवाब क्यों दिया, हमने तो इलेक्शन कमीशन के प्रति सवाल खड़े किए। अरे भले मानुस, आपने, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा कि इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी का एजेंट बनने का काम किया। आपने कहा इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी को जिताने का काम किया। आपने कहा बीजेपी ने उसको टेक ओवर कर लिया, तो बीजेपी उसका खंडन नहीं करेगी क्या? बीजेपी उसका जवाब नहीं देगी क्या? पहली बात। दूसरी बात, आप कहते हैं 4000 ईवीएम जल के खाक हो गई, सबूत मिटा दिए गए। मैं पूछता हूं, हर पोलिंग सेंटर में एक ईवीएम मशीन अगर माने हम होती है, तो या 2 होती हैं। आपने ये 2 या 4000 पोलिंग सेंटर में कितनों में गड़बड़ हुई, टोटल कंप्लेंट्स कितनी की इलेक्शन कमीशन को, वो बता दीजिए। आपने टोटल 2 कंप्लेंट नहीं की कि वेस्ट बंगाल में कहीं पे पोलिंग में कोई गड़बड़ी हुई है। फिर आप कहते हैं कि गड़बड़ी के निशान को मिटाने के लिए मशीनों को जला दिया गया। क्या बेतुकी बात करते हैं। फिर आप बोलते हैं, इसके ऊपर कोई बात नहीं बोलते कि कांग्रेस ने न्योता दिया या नहीं दिया ममता दीदी को। आज वो ममता दीदी अगर कांग्रेस वापस आना चाहती हैं आपके न्योते के फलस्वरूप, तो क्या आप उनको वापस लेंगे या नहीं लेंगे? जब आप ही के वेस्ट बंगाल के बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि अगर कांग्रेस ने ममता दीदी को वापस लिया तो वेस्ट बंगाल कांग्रेस में बगावत तय है, इसके ऊपर वो कोई जवाब देना नहीं चाहते, यानी अपना कोई स्टैंड क्लियर नहीं करना। जो रटी रटाई एक स्पीच है ईवीएम के ऊपर, इलेक्शन के ऊपर, डेमोक्रेसी चोरी के ऊपर, वो पेट में आके वही की वही वॉमिट आउट कर देनी है। स्पेसिफिक क्वेश्चंस के स्पेसिफिक आंसर सुनने के लिए आप इस डिबेट को देखते हैं, उनके समय की कीमत करते हुए स्पेसिफिक क्वेश्चंस के आंसर अगर कमालुद्दीन जी देंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। जी साहिब। ठीक है सर। सर धन्यवाद, सर धन्यवाद, समय कम है सर, समय कम है सर, धन्यवाद, धन्यवाद आपका।